नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ मैं हूं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासी बहरान की, जहां शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल बढ़ गई है। जरा के मुताबिक उद्धव हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गुवाहाटी में शिंदे ग्रुप हरकत में आ गया है। जरा के मुताबिक बागी अरकान असेंबली 30 जून के बाद किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर सकता है। जरा के मुताबिक बीजेपी अपनी जानिब से उद्धव हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करेगी, बल्कि महाराष्ट्र के गवर्नर इस मामले में खुद ही नोटिस ले सकते हैं। दूसरी तरफ जरा ने इंकशाफ किया कि बुध के रोज बीजेपी ने अपने तमाम अरकान असेंबली को मुंबई में मौजूद रहने की हिदायत दी है। मुंबई से गुवाहाटी तक उद्धव हुकूमत को गिराने की हिकमत अमली तेज तर देखी जा रही है। बताया जाता है कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। शिवसेनेमध्ये किंवा शिवसेनेला मानणारी जनता ही अशा प्रकारच्या कोणत्याही विचाराला स्थान देत नाही, हे लक्षात घ्या। त्याच्यामुळे आम्ही निश्चिंत आहोत। ठीक आहे, वेट अँड वॉच जर इतर कोणी करत असेल समोरून, तर आमचं वेट अँड वॉच सुद्धा आहे। त्यांनी खरं म्हणजे 12 आमदार 2.5 वर्षापासून त्यांच्या टेबलात पडून आहेत राजभवनाच्या झाडीझुडपात, त्याची माहिती घ्यायला पाहिजे की आम्ही या आमदारांना अजून जीवदान काय देऊ शकलो नाही। 12 आमदार विधान नामनियुक्त। ठीक आहे, राज्यपाल माहिती घेतील। अशा परिस्थितीमध्ये राज्यपालांचा करोना बरा झालाय, त्याबद्दल मी त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि ते कामाला लागले असतील तर त्या 12 आमदारांची फाईल त्यांनी ताबडतोब क्लिअर करावी। उद्धव साहेबांना काय करायचं ते निर्णय घ्यायला ते समर्थ आहे। गुवाहाटीमध्ये बसून सल्ले देऊ नका। मार्गदर्शक मंडळ नेमलेलं नाही तिकडे, इथे या, इथे बोला। एकनाथ शिंदे हे मुंबईत येऊ शकतात, आता येऊ शकतात, त्यांना कोणी अडवलं? एकनाथ शिंदे आमचे सहकारी आहेत, अजूनही ते पक्षाच्या कार्यकारिणीमध्ये आहेत। उद्धव ठाकरे यांनीच त्यांना पक्षाचं नेतेपदी नेमणूक केलेली आहे, आपल्याला माहीत असेल। आमचे सहकारी आहेत, आमचे मित्र आहेत। अनेकदा मी एकत्र बसून चर्चा केली। अयोध्येला ते माझ्याबरोबर होते। त्यांच्याविषयी माझ्या मनात व्यक्तिगत कटुता असण्याचं कारण नाही किंवा त्यांच्याही मनात नाही। त्यांची लढाई किंवा काय असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे। त्यांनी यावं मुंबईत, महाराष्ट्रात, देशात, कुठे जावं। और वहीं गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव हुकूमत से जानकारी मांगी है। 3 दिन में मंजूर शुदा तजावीज और फाइलों की उन्होंने जानकारी मांगी है। गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संतोष कुमार ने खत लिखा है, जिसमें 22, 23 और 24 जून को मंजूर शुदा तजावीज की मालूमात तलब की गई है। हालांकि गवर्नर हुकूमत की इन तजावीज़ात को मनसूख नहीं कर सकते, ताहम अगर नई हुकूमत तश्कील दी जाती है तो वो इस पर एतराज़ जता सकती है। महाविकास अघाड़ी हुकूमत में इत्तेहादी एनसीपी और कांग्रेस के ज़ेरे कंट्रोल महकमों से 22 से लेकर 24 जून तक मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए जारी करने का सरकारी हुक्म जारी करने के बाद गवर्नर के दफ्तर ने ये तमाम मालूमात फराहम करने की हिदायत जारी की है। आपको बताएं कि गवर्नर के दफ्तर से जारी करदा खत के मुताबिक गवर्नर ने 22 से 24 जून तक रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा जीआर सर्कुलर के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम करने को कहा है। और इस सब के बीच में और नाज़रीन, इस सब के बीच में आपको ये भी बता दें कि एकनाथ शिंदे की बागी अरकान असेंबली के साथ आज अहम मीटिंग होना है। आइंदा की हिकमत अमली पर इसमें गौर खौस किया जाएगा। बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने पर तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। चलिए हम रुख करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं जिनसे हम
इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उदय कुमार सिंह जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी से। उदय जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारी जानी पहचानी मेहमान हैं संजना गाड़ी जी, शिवसेना स्पोक्सपर्सन हैं। संजना मैम, आपका एक बार फिर से वेलकम करना चाहेंगे खबर दोपहर में। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान शेखर जगताप जी भी जुड़ेंगे, एडवोकेट हैं। इनसे हम जो लीगल टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुरुआत हम संजना जी आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार पिछला जो तमाम तर चीज़ें हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बयानात का सिलसिला भी अब एक ख़ास पॉइंट पर आकर रुक गया है। अब तमाम एक्शन प्लान मोड में नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी। जो भी अभी तक हुआ, अभी इसमें कल देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया हुआ है और उसके हिसाब से 12 तारीख तक स्टेटस को, यानी सब जो जहाँ जिस जगह पे है, ना ही इन लोगों के लिए कोई अपात्र का ये किया गया है, ना ही विधानसभा के हमारे जो डिप्यूटी स्पीकर है उनको भी उनके कागजात सबमिट करने के लिए कहा गया है, प्रतिज्ञा पत्र देने के लिए कहा गया है। तो तब तक यहाँ पे कुछ ना हो, इसकी एहतियात हम लोग बरतने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जैसे भारतीय जनता पक्ष वेट एंड वॉच की भूमिका ले रहा है, वैसे भी हम लोग भी यहाँ पे वेट एंड वॉच की भूमिका में बैठे हैं। कहीं पे हम लोगों को ये विश्वास है कि हमारे जो वहाँ पे एमएलए गए हुए हैं, जो 21 से 22 एमएलए हमारे संपर्क में है आज भी, उनके फैमिली मेंबर्स के थ्रू, कि यहाँ पे आने के बाद फ्लोर टेस्ट में कुछ अलग दिखाई पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग वेट एंड वॉच की भूमिका में आज भी है। जी बिल्कुल मैम। और हमारे साथ उदय कुमार सिंह जी भी मौजूद हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं। उदय जी, लगातार इस मामले पर हम बात कर रहे हैं और अब वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है जब कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन में ही शायद तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। संजना मैम जिस तरह से कह रही थी कि अब वेट एंड वॉच शिवसेना की तरफ से भी किया जा रहा है। संजय राउत का लगातार बयान सामने आ रहा है कि गुवाहाटी से नहीं, मुंबई आकर बात करिए। फ्लोर टेस्ट की भी लगातार बात हो रही है। इस सब के बीच में जो सोर्सेस हैं हमारे, वो ये भी बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है, जो गुवाहाटी में है, और जो बीजेपी है, कहीं ना कहीं खाका तैयार हो चुका है। बहुत सारी चीजें अंदर खाने तय हो चुकी हैं और अब आगे सिर्फ इसको एक बाकायदा तरतीब देने की जरूरत है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि लगातार हम ये बात कर रहे थे कि अब फ्लोर टेस्ट बहुत मायने रखता है। कितना अहम मानते हैं आप फ्लोर टेस्ट को? देखिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है और संजना जी ने भी बहुत साफ कहा कि अब शिवसेना वेट एंड वॉच की स्थिति में है। जी सर। जैसे भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच कर रही है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी इसमें वेट एंड वॉच इसलिए कर रही है कि ये शिवसेना अपने आंतरिक कलह से टूट रहा है। जी सर। भारतीय जनता पार्टी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण सियासी पार्टी है पूरे देश में। यानी केंद्र में हमारी सरकार है, महाराष्ट्र में हम मुख्य विपक्षी दल थे, पूर्व में हमारी सरकार थी। तो हम इस घटनाक्रम पे अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हमें राजनीति करनी है और हम वहां पे शिवसेना के आंतरिक कलह को दूर से देख रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होने जा रहा है। जहां तक जैसा बहन ने बताया, जी सर, ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें एक अहम फैसला दिया और उसने डिप्टी स्पीकर का जो रूलिंग था उसको स्टे कर दिया और बोला कि 11 तारीख तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो उन्होंने जो शिवसेना के विधायक जो बागी हो चुके थे, उनको उन्होंने सोकॉज नोटिस किया था कि आपको क्यों नहीं डिसेबल ठहरा दिया जाए, आपकी जो बाध्यता है, ये वैधता है, इसे क्यों नहीं समाप्त कर दिया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वहां पर जो चल रही है वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और इसमें जो निर्णय होगा, इसलिए जो आपने अभी शुरू करने के पहले एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जी सर, कि वहां के
महामहिम राज्यपाल ने बहुत से संचिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। जी सर। तो गवर्नर ने जानकारी इसलिए प्राप्त की है कि ये बड़ा ही फ्लूइड सिचुएशन वहां पर डेवलप कर गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। जी जी। और इसमें इस तरह के सिचुएशन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय, वित्तीय निर्णय न ले लिए जाए। और ये गवर्नमेंट जो हम फील कर रहे हैं कि ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो गई है, लेकिन ये स्थापित तभी होगा जब ये वहां पे फ्लोर पे मेजोरिटी टेस्ट होगा और इसके लिए हाउस को कन्वेन करना होगा। यानी 22, 23 और 24 जून के बीच में जो बहुत सारे जीआर पास किए गए हैं, बहुत सारे अहम ऐसे आदेश आए हैं जिस पर साइन किए गए हैं, तो उनकी जो रिपोर्ट मांगी गई है गवर्नर की तरफ से, उसको आप काफी अहम मानते हैं? हम अहम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने के पूर्व हम एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। जी सर, बिल्कुल। और हमें ये पता है कि आनन फानन में सरकार जब जाने का नौबत आता है जी, तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लोगों के द्वारा ले लिए जाते हैं जी, जो कायदे से सरकार को नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि शिवसेना के सरकार जो अभी चल रही है उसने ऐसा कोई निर्णय लिया है, क्योंकि हम संचिकाओं के विषय में नहीं जानते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि इस तरह की परिस्थितियों में कुछ लोग जल्दीबाजी में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए था, और उन्हें लगता है कि नहीं, जाते जाते इस काम को निपटा लें। तो ऐसा जो सिचुएशन होता है उसमें जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं डिफाई होने लगता है। और इसी कारण वहां महामहिम राज्यपाल ने संचिकाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। सर, आपकी इसी बात को हम संजना मैम से भी पूछना चाहेंगे। संजना मैम, देखिए, ये एक जानिब ये कहा जा रहा है कि कहीं कुछ उसका मिसयूज ना हो, दूसरी तरफ शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट जो वहां पर है मुंबई में, उसका ये कहना है कि जनता के काम ना रुकें, जनता की जो बहुत सारी अहम चीजें हैं, जो स्कीमों को लेकर आए गए हैं, वो ना रुकें। तो दोनों तरफ की बात यहां हम अपने नाज़रीन के सामने रखना चाहते हैं। आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता। जो 22, 23, 24 जून के जो भी तमाम तर अहम चीजें हुई हैं, उसके ताल्लुक से रिपोर्ट गवर्नर ने तलब की है। किस तरह से आप इसको देखेंगी? देखिए, ये सभी जो बंडखोर विधायक है, ये सब जाके सूरत से गुवाहाटी जाके बैठे हुए हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, उनमें से उनके गुट के नेता को, किसी को मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, इस लालसा से वो वहां पे जाके बैठे। लेकिन महाराष्ट्र में आज भी बारिश का पता नहीं है, बहुत सारे संकट है, बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे आप कल देखेंगे तो बीडीडी चाल का निर्णय था वर्ली की नायगांव की, या पुलिसों को घर देना था जो 50 लाख से 25 लाख के ऊपर लाके आदित्य साहब ने लोगों के लिए, पुलिस लोगों के लिए सेवा उपलब्ध करके दी हुई है। ये बहुत अच्छे निर्णय उनके कार्यकाल में अभी हुए हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी, 2019 में जब इलेक्शन आचार संहिता जारी हुई थी, तभी 4 दिन के अंदर फडणवीस सरकार ने भी कम से कम 322 जीआर निकाले थे। मैं उसका भी ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं वैसे सरकार के बारे में निर्णय। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब देवेंद्र फडणवीस जी ने सुबह 5 बजे राज्यपाल जी के आशीर्वाद से शपथ ली थी, अजीत दादा पवार के साथ जब सरकार बनाई थी, एक दिन के अंदर 40,000 करोड़ जो मुंबई के लिए केंद्र से आए हुए थे, वो सभी फाइलें पीछे कर दी गई थी जी। तो ऐसे तो निर्णय यहाँ पे महाविकास आघाड़ी सरकार ने नहीं लिए। जो निर्णय हुए होंगे 4 दिन में, आप जरूर जांच कीजिए, वो सारे निर्णय महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए हुए हैं। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहती हूँ कि इनका काम जो है, एक जगह पे भाजपा के शासित राज्यों के लिए अलग नियम लगाए जाते हैं, और इतर पक्ष की राज्य में अगर सरकार हो तो उनके लिए अलग निर्णय लगाए जाते हैं। ये कहीं पे लोकशाही का दमन है जो यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता, भारत की जनता। जी उदय जी, अभी आपके पास आएंगे, बिल्कुल उदय जी आपके पास आएंगे। संजना मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे, फ्लोर टेस्ट की लगातार बात हो रही है, संजय राउत लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुवाहाटी से नहीं, अब मुंबई आकर बात करिए, तब बात कुछ आमने सामने होगी। उन्हें जरूर यहाँ पे आना चाहिए, जैसे कि हमारे कैलाश पाटिल रहे, नितिन देशमुख, जो विधायक वहां से छूट के पीछे आए हैं, उन्होंने कहा हुआ है, उनको कुछ इंजेक्शन दिए गए हैं, कुछ दबाव डाला था, वो तो रास्ते से ट्रक से सफर करते करते कैलाश पाटिल यहाँ तक पहुंचे। इसका मतलब जिन लोगों को वहां पे लेके जाया गया है,
उनके ऊपर कोई दबाव बनाया गया है क्या? देखिए, आप वीडियो भी अगर देख रहे होंगे ना, लोगों को ढकेला जाता है अंदर। डांस का वीडियो कल देखा हम लोगों ने, उनको ढकेला जा रहा है अंदर। ऐसे बहुत सारे 20-21 जो एमएलए है, जो फैमिली में, फिर से बोल रही हूँ, उनके फैमिली के थ्रू हमारे संपर्क में, हम चाहते हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए। फ्लोर टेस्ट मुंबई में होनी जरूरी है, अधिवेशन में होनी जरूरी है, जिससे पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आदित्य ठाकरे भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके संपर्क में बहुत सारे लोग हैं गुवाहाटी से, लगातार वो ये बात कह रहे हैं। आप किससे पूछ रहे हैं? जी मैम, आपसे ही जानना चाहते हैं। आदित्य ठाकरे भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनके संपर्क में बहुत सारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो हैं। अनिल देसाई जी हमारे सचिव जो बात कर रहे हैं, मैं वही बात दोहरा रही हूँ कि ये ऐसा हो रहा है। और कहीं पे देखिए, केंद्र में आपकी सरकार है और जिस तरह से ईडी रहे, सीबीआई रहे, उसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। भारत एक लोकशाही राज्य है और लोकशाही में एक व्यवस्था है, एक सत्ताधारी पक्ष होता है, एक विरोधी पक्ष होते हैं 2-4 जो उनके ऊपर नियंत्रण रखते हैं। लेकिन आज भाजपा जिस तरह की राजनीति पूरे भारत में खेल रहा है, उनको कोई विरोधी पक्ष नहीं चाहिए। वहां पे राहुल गांधी जी के पीछे वहां पे लगाया गया है ईडी सीबीआई, यहाँ पे अभी हमारे सब मंत्री, अभी ये एक बात देखिए, हमारी यामिनी यादव थी, उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगी, प्रताप सरनाईक के ऊपर रखी, संजय राठौड़ के ऊपर महिला रेप और आत्महत्या के आरोप लगे, चित्रा वाघ उन्होंने लगाए, बहुत चिल्लाई। अभी ये सब क्या वॉशिंग मशीन में डाले जाएंगे भाजपा के? ठीक है संजना जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिनके ऊपर ईडी सीबीआई केंद्र ने लगाई, आज केंद्र उनको जेड सुरक्षा दे रही है, क्यों हो रहा है ये? जी बिल्कुल। उदय कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से संजना जी अभी कह रही थी कि ये पहली बार नहीं है जब कोई गवर्नमेंट जो है इस तरह के तमाम तर जीआर उनके ऊपर सिग्नेचर कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि मॉनसून आने वाला है, मुंबई में मॉनसून में क्या कुछ हालत होती है वो हम सभी जानते हैं। बहुत सारे फंड्स को रिलीज होना जरूरी होता है ताकि जनता की भलाई के लिए काम हो। ये तो रही एक बात कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के काम हो रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने फिर से यहां पर दोहराई है, कल भी संजय राउत जी ने कहा था कि ईडी और जो दूसरी सरकारी मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार ये बात होती रही है। देखिए, संजना जी ने 2-3 चीजें कही है। जी सर। एक साथ जो उन्होंने बोला है वो हमसे आपको 2-3 एक्सप्लेनेशन चाहिए। पहला तो ये कि जो उन्होंने विकास के और महाराष्ट्र में जो वर्षा आता है, बंबई में पानी पड़ता है और पानी पड़ने के बाद जो चारों तरफ दिक्कतें आती हैं आवाम को, उससे संबंधित कुछ संचिकाओं का निपटारा किया गया है, जैसा उन्होंने बताया। जी जी जी। लेकिन हम लोग प्रशासन के अंग रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, ये अनेकों बार और विभिन्न जगहों पे जब भी सरकार आनंद फानंद में कोई निर्णय लेती है तो वैसी संचिकाओं का रिव्यू होता है। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर उन्होंने लोकहित में, जनहित में कोई ऐसा निर्णय लिया होगा तो वैसे संचिकाओं का निष्पादन होगा, उस पर किसी तरह की कोई आपत्ति किसी को नहीं होगी। पहला, मुझे कोई इस संबंध में जानकारी नहीं है कि कैसी संचिकाएं निपटाई गई है, लेकिन जो संजना बहन ने बताया मैं उस पर कुछ स्पष्ट कर रहा हूँ। जी सर। दूसरा पक्ष उन्होंने जो कहा कि मुंबई उन्हें आना चाहिए, तो वो निश्चित तौर पे मुंबई में ही फ्लोर टेस्ट होगा और वहां की विधानसभा में ही ये तय होगा कि उद्धव ठाकरे जी को मेजोरिटी है कि नहीं है, कि वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट रखे हुए हैं। अगर उनको मेजोरिटी वो अपनी साबित कर देंगे और ये लगेगा कि नहीं, ही इज कमांडिंग स्टिल द मेजोरिटी ऑफ द हाउस, देन ही विल रिमेन द चीफ मिनिस्टर। और वर्षा से जो वो वहां जो ऑफिशियल रेसिडेंट था चीफ मिनिस्टर का, उसको छोड़कर जब वो अपने घर मातुश्री आए जी, उसी समय लोगों को संदेह होने लगा कि भाई लगता है कि ये अब मेजोरिटी नहीं कमांड कर रहे हैं, नाउ ही इज गोइंग, व्हाई डिड ही लेफ्ट हिज हाउस। पहला। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण बहन ने जो बताया संजना जी, बिल्कुल बिल्कुल संजना जी आपकी बात सुनेंगे, इसी मुद्दे को मैं आपके पास जरूर लेकर आऊंगी, बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी। पहले उदय जी की बात कंप्लीट कर लेने दे। जी उदय जी। मैं दूसरा चीज जो बताना चाह रहा हूं कि एक नैरेटिव फैलाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों को सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई और ईडी के माध्यम से परेशान कराती है जी। ये बेहद ही गलत बात है और ये अर्ध सत्य पे पूरे जनता को, पूरे भारतवर्ष को मीडिया के माध्यम से गुमराह किया जाता है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यूवर को बताना चाहता हूं, आपके व्यूवर्स को, जी सर, कि जिन लोगों पे भी ईडी का, सीबीआई का और ऐसे किसी सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई हुई है, वो बिल्कुल कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण नहीं हुई है। उन लोगों ने कानून को तोड़ा है, कानून को अपने हाथ में लिया है और पहले से उनके ऊपर इस तरह के जांच चल रहे हैं। हमने देखा था जब मलिक साहब पर गिरफ्तारी हुई थी नवाब ईडी के द्वारा, जी। उस समय भी ये प्रश्न उठाया जा रहा था कि जानबूझ करके विरोधियों को परेशान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईडी को यूज कर रही है। लेकिन नवाब मलिक साहब ने जो संपत्ति खरीदी थी वो बम्बई बम ब्लास्ट के एक्यूज्ड का था और वो संपत्ति विवादास्पद था। बम्बई बम ब्लास्ट के एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी को उन्होंने खरीदा और एक उस प्रॉपर्टी को ठीक है उदय जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त चूंकि बेहद अहम कुछ खबरें जो हैं वो महाराष्ट्र की सियासत से रिलेटेड हैं, उसी पर अगर हम रहें तो बहुत ठीक रहेगा। हम संजना मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बात का जवाब देना चाह रही थी कि मातोश्री में उनका जाना जो है उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से आनन फानन में हुआ था और उसके बाद वो जो रास्ता उन्होंने तय किया, उस दिन भी हमने ये बात की थी, तब तमामतर जो शक्ति परीक्षण है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा था। उनके जो शिव सैनिक हैं वो दोनों तरफ रास्ते में खड़े रहे थे, उनके साथ रहने का दावा वो लगातार कर रहे थे कि हम आपके साथ हैं। तो इस बात का जरूर आपसे जवाब चाहेंगे कि ये जो अचानक से वर्षा से मातोश्री तक का जो सफर तय किया गया, क्या मायने निकाले जाए? ये मुख्यमंत्री, इससे पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी थे जो पूरे 2.5 साल अभी भी में पुनः इन कर रहे थे। ये वर्षा बंगलों से जब निकले, एक तो निकलने के लिए तैयार नहीं थे, निकले तब पूरी दीवारें किस तरह से भरी हुई थी, क्या क्या लिख के भरी हुई थी, ये महाराष्ट्र की लोगों ने मीडिया के थ्रू देखा हुआ है। और एक हमारे उद्धव साहब है, जिस दिन उन्हें मालूम पड़ा कि मेरे लोगों को मेरा मुख्यमंत्री होना पसंद नहीं है, मेरे पक्ष के, उन्होंने दोनों चीजें एक टाइम कही, मैं मुख्य, आप यहाँ पे आओ महाराष्ट्र में, मेरे सामने आओ, मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कह दो मैं मुख्यमंत्री पद का तो क्या, मैं पक्ष प्रमुख पद का भी रिजाइन दे दूंगा। ये हुआ एक निस्वार्थ भाव कि नहीं चाहिए, आप लोगों में नहीं चाहिए तो मुझे नहीं आना है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब वर्षा से लेके मातोश्री तक, वो शक्ति प्रदर्शन नहीं था, वो भक्ति प्रदर्शन था शिव सैनिकों का। शिव सैनिक जो थे वो रास्ते पे खड़े हुए थे और बता रहे थे उद्धव साहब कोई भी संकट आने दो, हम आपके साथ हैं। आप रुकिए, मुझे और दूसरी बात बतानी है यहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये अजित दादा के साथ जब सुबह 5 बजे राज्यपाल जी सदन खोलते हैं, शपथ विधि लेते हैं, मुझे बताइए अगर वो सरकार टिकती तो ये अनिल देशमुख इनके कौन से गोद में बैठते और नवाब मलिक कौन से गोद में बैठते? कौन से वॉशिंग मशीन में आप इनको डाल के साफ सुथरा बनाते थे? जैसे कृपा शंकर सिंह जी को बनाया, जैसे नारायण राणे जी को बनाया, अभी हार्दिक पटेल जी के 20 राइट्स केसेस एक दिन में गायब हो गए। आप जवाब दीजिए ये सब चीजों का। जैसे अभी ये जो गए हमारे मंत्री, उनके साथ होने वाला है, इनका रेप केस चला जाएगा, आत्महत्या का केस, लेडीज के ऊपर चला हुआ है हत्या का, वो चला जाएगा। हमारे प्रताप सरनाईक दूध में धुले निकल जाएंगे। एकनाथ शिंदे के पीए जोशी, जिनके ऊपर ईडी की नोटिस निकले तभी वो हिले, तो वो सब निकल जाएगी। और पकड़े कौन जाएंगे और किसके ऊपर इंक्वायरी चलेगी? लेकिन संजना जी आपसे ये जरूर सवाल उठ रहा है, हर तरफ से उठ रहा है कि शिवसेना जितने मुश्किल दौर से अभी गुजर रही है, उतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा गया। कैसे निकलेंगे? क्या कहा आपने? शिवसेना जितने डिफिकल्ट टाइम से अभी गुजर रही है, उतना शायद मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा गया। कैसे निकलेंगे इससे? आज भी 2:30 बजे अहम मीटिंग होना है। उद्धव ठाकरे ने एक अहम मीटिंग जो है वो तलब की है कैबिनेट की। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, संजना जी से लगातार हम बात कर रहे हैं। उदय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि ये जो टाइम लिमिट बढ़ाने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है और इस सब के बीच में अब वक्त आ गया है एक्शन का। हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो दिल्ली के लिए भी रवाना हो चुके हैं। तो टाइम लिमिट को कितना अहम आप मानते हैं, वक्त जो लगातार दिया जा रहा है? देखिए, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है
ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित की है। ये टाइम लिमिट किसी दूसरे एजेंसी के द्वारा नहीं दिया गया है। नहीं महामहिम ने कोई समय सीमा दिया है। जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने न केवल डिप्टी स्पीकर के उस आदेश को स्थगित किया, स्टे किया, जिसमें ये कहा गया था कि कल 5:30 बजे तक आपको अयोग्य क्यों नहीं कर दिया जाए, इस पे आप स्पष्टीकरण दीजिए। साथ ही साथ जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने यह भी निर्णय लिया कि जो 39 विधायक हैं जो बागी हो चुके हैं, उनके परिवार का, उनके संपत्ति का, उनका पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार ले। इसका मतलब कि ऑनरेबल कोर्ट को यह एप्रीहेंशन है कि वहां पे इनके साथ, इनके परिवार के लोगों के साथ, इनके संपत्ति के साथ किसी न किसी तरह का छेड़छाड़ किया जा सकता है, उसे नुकसान पहुंचाई जा सकती है, और इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने इनके ऊपर ये इम्पोज किया शर्त कि आप पूरे सुरक्षा की जिम्मेवारी इन्हें लेंगे। बार बार जो ये लोग बोलते हैं कि मुंबई आए, वहां से इनकी लाशें आएंगी, ये भाषा जो है ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम से आप गलत बोल रहे हैं। आप देखिए, सत्य छुपा के तोड़ मरोड़ के बातें बताना ये सबसे बड़ा पाप होता है। ये आप समझ लीजिए, ये आप समझ लीजिए। आप क्या बोला संजय राउत जी ने कि इनकी आत्माएं मर चुकी है, जब उनके साथ वाले लोग उनके मुंह पे काली पोत रहे हैं, उनके पुतले जला रहे हैं, ये बात की उन्होंने। उनकी आत्माएं मर चुकी है, उनके शरीर आएंगे। ठीक है संजय जी, वक्त की बहुत ठीक है, आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्शन रख दिया। उदय जी, बहुत जल्दी हम आपसे जानना चाहेंगे, ये भी खबरें हैं कि गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बहुत मायने हैं इसके। ये बुकिंग होटल में जो विधायक रह रहे हैं उनको पेमेंट वो कैसे करेंगे, कब तक रहेंगे, उनका आइडेंटिटी कार्ड वहां लगा होगा कि आपके लिए ये कमरा बुक है। जो भुगतान करेंगे उसके लिए बहुत सारे एजेंसीज हैं, उनको लगेगा कि गलत पेमेंट है तो उसकी जांच होगी। ये उनका कब तक एक्सटेंशन है, क्या है, ये वो बता पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल ही विषय नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, कहाँ ठहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही विषय है। चलिए ठीक है। आज भी नाज़रीन को हम बता दें, आज भी कई अहम मीटिंग्स होने वाली हैं, उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। संजना जी से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, उदय सिंह जी भी लगातार हमारे साथ मौजूद रहे हैं। दोनों खास मेहमानों का हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, उनका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन, लगातार महाराष्ट्र का जो सियासी बहरान है उससे मुताल्लिक तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। आदाब।